उज़ैफ़ा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? ये पेपर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये पेपर स्पेसिमेन पेपर बी है और बड़ा मुश्किल से मिला है मुझे ये। वही पैटर्न है, सब कुछ यही है, मतलब एक सैम्पल पेपर एक्स्ट्रा आ गया आप लोगों के पास। तो हम लोग के पास टोटल 3 पेपर हो गए। एक आईजीसीएसई का पेपर था स्पेसिमेन, एक हमारा स्पेसिमेन था जो ऑफिशियली कैम्ब्रिज वालों ने वेबसाइट में डाला था, और एक ये मुझे मिला है। तो इंशाल्लाह ये तीनों से भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। एक मॉक एग्जाम देंगे, उससे भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लास्ट डे जो बचेगा उसमें भी आप लोग अपनी क्वेरीज जमा रखना। उसमें मैं क्वेरीज जमा कर क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें जो है आप लोग ओके क्वेरीज को डिस्कस कर लेंगे। जी सर। ओके। जी सर, कुछ कह रहे हो सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ओके ओके। ओके ओके, चलो स्टार्ट कर दें स्पेसिमेन पेपर बी को। वही पैटर्न है, वही पहले दे दिया हमें फॉर्मूलाज। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0.35। सर कैलकुलेटर कहाँ है? अच्छा, कैलकुलेटर कहाँ है? दो जल्दी। रेसिप्रोकल ऑफ 0.35 तो ये जाएगा 35/100। सॉल्व अगर ऐसे ही कर ले, वरना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 1/0.35 कर देना। रेसिप्रोकल है ना, सॉरी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल है तो ये 100/35 हो जाएगा। 100/35 और आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 2 तो 20 एंड 7 20/7 हो गया। ये 1 मार्क का दे रहे हैं आजकल, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये दे रहे हैं ये एग्जाम्स में। पेपर 2 के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं जो पेपर 1 में आते थे। तो नंबर ऑफ सर क्वेश्चन बढ़ा कैलकुलेटर दिए में गए कर हैं, रहे हैं तो छोटे कर दिए गए हैं। जी क्या कह रहे हो? 2.8571 आ रहा है। सर तो हम ऐसे आपकी नहीं लिख आवाज नहीं आ रही। सकते डेसिमल्स के अंदर 2.85, क्योंकि डेसिमल कैलकुलेटर में में नहीं ऐसे आ लिखो रहा है। अपना, अब्दुल्ला, इसको डेसिमल में नहीं लिखो, इसको फ्रैक्शंस में लिखो, क्योंकि रेसिप्रोकल वगैरह फ्रैक्शन के अंदर आता है ना। अगर आप डेसिमल्स में लिख भी रहे हो तो फिर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना पड़ेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना होगा। या अगर हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हैं जिसमें 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा। लेकिन प्रेफर्ड ये है, आंसर एक्सेप्ट है, ये नहीं कह रहा कि मैं आंसर गलत है, लेकिन प्रेफर ये है कि प्रेफरेबल आंसर ये है हमारा, ठीक है। जी अच्छा, ये काम अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, सारा कैलकुलेटर का गेम है। 1 मार्क के लिए हम लोग को इतनी मेहनत नहीं करनी है। 4² - 1.9 ये कैलकुलेटर में डालना है सारा। 3.2 - 2.6 ये आ रहा है आपका 23.5। जी सर। Okay, the pie chart shows the information about the visitors of the museum on one day. पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। इस बार हमारे प्रीवियस स्पेसिमेन में पाई चार्ट बनवा रहे थे, इसके अंदर पाई चार्ट मौजूद है। एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल नहीं दिया, वो हम निकाल सकते हैं। एंगल तीसरा क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे दोनों एंगल्स को ऐड करके। तो 360 माइनस 162 माइनस 72, तो हमारे ये आ रहा है 126। जी और बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमें रेशो पता है कि 108 स्टूडेंट्स का एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है 162 से, तो 72 का एंगल में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कितने वो आएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ विजिटर्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एडल्ट्स गिवन है, मैंने एडल्ट्स के डेटा से स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 162। मेरे ख्याल में काफी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 48। कितना आ रहा है? 48 आ रहा है, ठीक है, कंफर्म करते रहो। 48 यहाँ पे आ गया। और अब क्या होगा अगर एडल्ट्स का ही रेशो यूज करूं और चिल्ड्रन की जगह एक्स लिख दूं और उसका एंगल ले लूं 126 को, क्या आंसर आ रहा है? 126 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइडेड बाय 162। जी सर, 84। 84। गुड, आसान क्वेश्चन था। नवीन एंड एस्टर शेयर सम मनी इन द रेशो 5:7। नवीन एंड एस्टर रेशो 5:7 दिया हुआ है। फाइंड द नवीन शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी। 1 मार्क का है, हमें अमाउंट नहीं पता, हमें रेशोज पता है इनका। टोटल मनी कह रहे हैं तो टोटल रेशो लिखेंगे हम लोग। टोटल रेशो 12 है और नवीन का शेयर कितना है? 5 है, तो 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ रहा है? 41.6।
ठीक है, गुड। 41.667 तो 41.7 ले लेते हैं। 41.66 था, 41.7 ले लिया। 41.6 नहीं लिखना, अगर 41.6 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 41.66 लिख दो या 41.7 लिख दो या 67 भी लिख दो, तो कोई मसला नहीं है। चलो, फाइंड द एस्टर शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। एस्टर शेयर, एस्टर शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन। एस्टर्स फॉर नवीन एंड एस्टर्स शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन। नवीन का नीचे आएगा, सॉरी। एस्टर्स, एस्थर्स का, एस्थर का ऊपर आ जाए तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ये आंसर आ रहा है 140%। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि नवीन का शेयर इतना था, तो एस्थर का शेयर बता दो। तो अगर नवीन का शेयर 160 है तो उसके सामने नवीन का रेशो आ जाएगा विच इज 5। एस्थर का शेयर पूछ रहे हैं हमसे, तो यहाँ हम x लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 5। कितना आ रहा है? 224। गुड। बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व करवाने। 15 माइनस 10x इक्वल्स 17। 15 माइनस 17 इक्वल्स 10x माइनस 2 इक्वल्स 10x, x इक्वल्स माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 5 आंसर है। अगर कोई माइनस 1 अपॉन 5 की जगह कुछ और लिखना चाह रहा हो तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन्होंने अगर माइनस 2 अपॉन 10 भी किसी बच्चे ने लिख दिया तो कोई मसला नहीं है। किसी ने अगर माइनस 0.2 भी लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। आगे चलते हैं। डायग्राम shows a trapezium ABCEF joined to a square BCDE. ABC is a straight line and AB is equals to 7 centimeter। ठीक है। AF रेशो BE भी दिया हुआ है, 3:2 का रेशो है। The area of square is 132 centimeter square. Calculate the area of trapezium। आसान क्वेश्चन है। हम के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देखो, अगर आप लोग ऑब्जर्व करो स्क्वायर को, तो इस स्क्वायर का एरिया गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लेंथ निकाल सकते हैं स्क्वायर की। हम कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर से इसको इक्वेट। 32 इक्वल्स टू एल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32। उसके बाद सर ये दोबारा बता देंगे जिससे बता देता हूँ, स्क्वायर क्यों लिया हमने इसको? बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको, फिर हम इस पे प्लान करते हैं। पहले क्वेश्चन प्लान कर लेते हैं। कितने मार्क का है? 4 मार्क का। इसको प्लान कर लेते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन को अक्सर पहले प्लान कर लिया करो। देखो, कह रहे हैं द डायग्राम शोज द ट्रेपेजियम जॉइंट टू द स्क्वायर BCDE। ये स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा, ये जॉइंट है विद द ट्रेपेजियम। ये रहा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक साइड स्क्वायर के साथ जुड़ी हुई है और ट्रेपेजियम की दूसरी साइड ये रही, जो पैरेलल साइड्स होती हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा हुआ है कि ABC एक स्ट्रेट लाइन, ABC स्ट्रेट लाइन है जिसमें AB जो है वो 7 है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने रेशो दिया हुआ है। इन्होंने कहा है AF रेशो BE 3:2 है। मतलब अगर जो भी लेंथ आएगी, BE का रेशो 2 होगा, AF का रेशो 3 होगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा चलो, अब भाई हम लोग को सिर्फ रेशोज दिया हुआ है, एक्चुअल लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन मैं एक्चुअल लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर है 32। तो क्या मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकाल सकता हूँ एक एरिया स्क्वायर की? जी सर। ठीक है, तो मैंने ये यूज किया और मैंने लेंथ निकाल ली स्क्वायर की। अब वो देखो, यही लेंथ कहलाएगी इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ का रेशो कितना रिप्रेजेंट हो रहा था? 2 रिप्रेजेंट हो रहा था, तो तो 3 सर वाली का आपने कितना? ऐसे करके क्यों लिखा है लेंथ? तो 32 का जब के ऊपर स्क्वायर रूट लगे तो 32 सॉल्व नहीं हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, नहीं करो सॉल्व, एंड में करेंगे इसको सॉल्व। मसला थोड़ी ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर द एक्यूरेसी आप अपने आंसर को सॉल्व नहीं करो, अभी ऐसे ही रहने दो। सही। वरना यही पे अक्सर बच्चे राउंड ऑफ कर देते हैं, आगे जाके फिर वो आंसर में गड़बड़ हो रही होती है, आंसर डिफरेंट आ रहा होता है। तो मैं एंड में करूंगा।
एक्यूरेसी की तरफ मैं फोकस करूंगा तो मैं एंड में इसको अंडर रूट को सॉल्व करूंगा। ये सर्ट फॉर्म है, इरेशनल फॉर्म है, पहले से इसको अंडर रूट पे का सॉल्व कर लेंगे ना। अक्सर बच्चे गलत राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करने की वजह से क्या हो जाता है, गलत राउंड ऑफ की वजह से आंसर गलत आता है। उसको ऐसे रख रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो मेरी बी ई है, अब्दुल्ला गौर से सुनो, जो बी ई है ये मेरी अब कितनी होगी, ये जो लेंथ बी ई है ये रेशियो 2 था इसका, और ये रिप्रेजेंट हो रही है अंडर रूट ऑफ 2 से, अंडर रूट ऑफ 32 से। ये हमने निकाली है अभी, बात समझ में आ रही है? जी। अगर अंडर रूट ऑफ 32 की लेंथ का रेशियो 2 दिया हुआ है, तो 3 वाली रेशियो का लेंथ, 3 वाली रेशियो की लेंथ कितनी होगी, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन 2। ये मैंने क्या निकाली है, ये मैंने ए एफ निकाली है। ए एफ कितनी आ रही है, 3 अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन 2। कैसे निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाला। इसको ऑब्जर्व करो पहले, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस। है अब्दुल्ला? जी सर। ओके, अब मेरे पास दोनों ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स मौजूद है, ट्रेपीजियम की हाइट जो कि 7 है वो भी मौजूद है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा सकते हैं। एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड हम लोगों के पास मौजूद है, अभी पता चल जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 7 है। हाइट कैसे 7 है, ट्रेपीजियम ये रहा, इसकी हाइट ये रही, ये लेटा हुआ ट्रेपीजियम है, इट्स लाइक ऐसे लेटा हुआ है। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? जी सर। तो ये इसकी हाइट 7 हो गई, और इसकी पैरेलल साइड्स क्या क्या है, हमने अभी अभी निकाली है। एक निकली है 3 अंडर रूट 32 अपॉन 2, और एक है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 32। ये दोनों पैरेलल साइड्स है जिनको मैं a प्लस बी कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 32। कुछ नहीं, अब बाकी काम कैलकुलेटर का है। 0.5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ऑफ 32। कैलकुलेटर में सही इनपुट करना प्लीज। अंडर रूट ऑफ 32 साथ साथ करते रहो जेड। $49.49 आंसर आ रहा है मेरा। चेक करो, कंफर्म करो। एक दफा ऑब्जर्व भी कर लो, 4 मार्क के सवाल को अच्छी तरीके से देख लो, यही आंसर है। जी यही है। ओके ओके जबरदस्त। The table shows the relative frequency of a bus arriving at Milltown early and arriving at Milltown on time. ठीक है, early आ रही टाइम, on time आ रही probability, और relative frequency which is also known as probability, और late की है। Complete table 1। क्योंकि relative frequency एक probability है, if we are considering frequency में जो probability निकलती है उसको relative frequency कहते हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, और 100% के बराबर होती है। तो अगर मैं 1 से माइनस कर देता हूँ दोनों को प्लस करके, 1 से मैं अगर इनको माइनस कर रहा हूँ तो मेरी बची हुई प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी मुझे, which is 0.35। हाउ, 1 माइनस 0.65। यस। आगे चलते हैं। During 1 week, 200 buses arrive at Milltown. Calculate the number of buses expected to arrive early. अच्छा, अर्ली की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या होगा फॉर्मूला, फेवरेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें पता है कि 200 बसेस अराइव हो रही हैं, उनमें से कितनी एक्सपेक्टेड हैं, तो एक्सपेक्टेड वाली आ जाएंगी ऊपर नंबर्स, टोटल अगर 200 है
तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है और रेगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है 0.1। इसको हम वहां जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 20। दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो ये तरीका है, एक तरीका ये भी है कि, बल्कि ये एक तरीका है, हाँ यही एक तरीका है हमारे पास। सबको समझ में आ गया ये? अब्दुल्ला ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आया ये कैसे किया हमने? जी सर, सर ये 200 कैसे आया था? 2 मिनट। सर 200। 200 कैसे आया? देखो, टोटल हमें दिया हुआ है कि टोटल बसेस 200 है। एक्सपेक्टेड बसेस क्या होंगी? जो अर्ली आ रही होंगी। टोटल बसेस अगर 200 है, अगर अर्ली की एक्सपेक्टेशन करें कि अर्ली में कितनी बसेस होंगी, तो हमें पता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.1। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड अपॉन टोटल। अगर एक्सपेक्टेड हमें नहीं पता लेकिन हमें टोटल पता है बसेस इतनी आएंगी, तो हम उसको बराबर कर देंगे 0.1 से। जब इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 आ जाएगा आंसर। तो मतलब आउट ऑफ 200 बसेस इट इज एक्सपेक्टेड दैट 20 बसेस विल बी अर्ली, विल बी अराइविंग अर्ली। समझ में आया? जी सर। ओके परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। एक्सटीरियर एंगल निकालना है हेक्सागोन का। हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स 360, हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, तो 360 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। अगर एक हेक्सागोन बना हुआ होगा इस तरीके का, तो उसका 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल ये होता है स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। पूरा 360 एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाता, बात याद रखना, ठीक है? कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ सर पे एक्सटीरियर 60 को एंगल का। मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? 60 तो आंसर होगा ना, उसको और सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 360 अपॉन 60 किया है ना, तो कैंसिल किया मैंने, इसको सॉल्व किया, 60 आंसर आ रहा है। जी सर। डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इन अ पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, वो पॉलीगॉन बताया नहीं है, ये बता दिया कि ये हेक्सागोन है। ओके। आर जॉइंड बाय द कॉमन साइड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होगा? अगर एक्सटीरियर हमारा 60 है तो इंटीरियर कितना होगा? कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताएगा सर। अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला, सर दोबारा बोलें। इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल मुझे पता है कि 120 60 होता है, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? सर उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का एक रिलेशन होता है, अभी स्ट्रेट लाइन बना के दिखाया भी था मैंने। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर एक्सटीरियर 60 होगा तो इंटीरियर कितना होगा? सर 360, सर 180। स्ट्रेट लाइन का 180 होता है, लेकिन मुझे बताओ अगर 180 टोटल सम है तो 60 ये होगा, तो अंदर इंटीरियर एंगल कितना होगा फिर? 20। 120। जी सर 120। गुड, 120। अच्छा, अब अगर मुझे ये पता है ये बाहर का जो एंगल बन रहा है ये 100 बन रहा है, ये 120 है, तो ये मिल जाएगा हमें एक्स्ट्रा एंगल, जो कि रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल होगा। वो पॉलीगॉन की साइड्स ही तो नहीं पता, वही तो निकलवा रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 360 से माइनस करेंगे, क्योंकि पूरा पॉइंट एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 220, 360 माइनस 220। पहला स्टेप इस क्वेश्चन का, 360 माइनस 220, 140। अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो अब इसका इंटीरियर एंगल लगा दो। उसका एक्सटीरियर कितना होगा? चलो, अगर इंटीरियर 140 है तो एक्सटीरियर कितना होगा बताओ? अब्दुल्ला आप ही बताओगे। इंटीरियर अगर 140 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? अब्दुल्ला क्लास में? जी। अब्दुल्ला, किसी चीज का इंटीरियर और एक्सटीरियर की ताल्लुक बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक बेसिक, अगर आपको कॉन्सेप्ट दूं,
तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसका एंगल 60 डिग्री होता है इंटीरियर। तो एक्सटीरियर कितना होगा, एक्सटीरियर इसका 120 कह रहा हूं मैं। तो क्या ताल्लुक बन रहा है इनका कि ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं, So 180. 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी किसी शेप का इंटीरियर अगर 140 है तो एक्सटीरियर कितना होगा बताओ। It's 40. यस, गुड। अब क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का फॉर द नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है 360 अपॉन एन। अगर एक्सटीरियर हमें पता है 40 है तो हम क्या करेंगे 40 इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन वहां भेज दो, ये हो जाएगा 360 अपॉन 40। कैंसिल करेंगे, ये आ गया आपका 9। 9। तो 9 साइड्स आंसर आ रहा है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे कहे कि सर ये हम इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल रहे, मर्जी है निकालो, एक्सटीरियर छोटा फॉर्मूला होता है तो फौरन से निकल के आंसर आ जाएगा। कोई चालाक बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, सिंप्लीफाइड की तरफ जाएगा, सिंपल चीज पे जाएगा। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला और कोई गलती हो जाती है उसके अंदर। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, अगर आपको इंटीरियर पता चल जाए आप एक्सटीरियर निकाल लो। एन निकालना है ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आ रही बात समझ में? जी सर। ये सब दुल्ला समझ में आया सब? जी sir. गुड। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 till 12 लिखा हुआ है। x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इनमें से ऑड नंबर्स निकाल लो जरा ए के लिए। तो हमारे क्या होंगे 1 3 5 7 9 11, बस ये होंगे। मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लो तो क्या क्या होंगे 3 6 9 12। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाले बता दो इन दोनों के। 3 है 9 है, ठीक है। लिस्ट करना था 3 एंड 9 हमारा आंसर है। use set notation to describe the set use set notation to describe the set 2 4 8 and 10। अगर हम जरा ऑब्जर्व करें, क्या 2 4 8 10 इसमें आया? नहीं आया। क्या 2 4 8 10 इसमें आए हैं कहीं? नहीं आए। देखो और से, यस सर। दोनों में नहीं है। इट्स लाइक कि अगर ये ए बी का सेट बना हुआ होता है ऐसे, तो ए बी के कॉमन्स बीच में आ जाते, जैसे 3 9 जो भी है यहाँ पे, यहाँ आता यहाँ पे आता। और ये जो ये वाले ना ये दोनों सेट्स में नहीं आ रहे तो ये बाहर घूम रहे होते ऐसे। सर इसका ये होगा ए यूनियन बी नॉट। ए यूनियन बी होल नॉट, यस। यस। गुड, जबरदस्त। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ए यूनियन बी होल नॉट, क्योंकि ये बाहर के हैं, ए बी दोनों में नहीं आ रही है। सर मेरे डायग्राम ख्याल में बनानी ये पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, 1 मार्क के लिए क्या करोगे, मैं आप लोग को बना के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बनानी थोड़ी है कोई। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इन्होंने कुछ नंबर्स दिए, हमने देखा ना वो ए में ना वो बी में, तो ए यूनियन बी का होल नॉट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कभी नहीं देखा, पेपर 2 के अंदर देखा भी है तो बहुत मुश्किल वाला देखा है, तो इतने बेसिक चीजें दी हुई हैं। चलो आगे आगे, अल्लाह करे तुम लोग का पेपर 2 जो है वो बहुत बेसिक आ जाए ताकि बैलेंस हो जाए, अगर किसी का पेपर 1 अच्छा नहीं गया है। जिनका पेपर 1 अच्छा गया और पेपर 2 भी इजी आ जाएगा ना, तो वो उनके लिए तो बस ए स्टार है ही, ए स्टार ए पे खड़े हुए हो। आईसीएससी का भी अल्लाह करे पेपर 4 आसान आ जाए, क्योंकि जैद ने बहुत मेहनत की है बेचारे ने। जैद आगे आगे मैथ्स लोगे क्या? नहीं सर, क्योंकि मेरी फील्ड में कोई काम नहीं है मैथ्स का ना। तुम्हारी फील्ड क्या है? अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं बिजनेस में जाऊंगा तो फिर फायदा क्या मैथ्स का। हाँ, सही सही। लोग शौकिया लेते हैं। हाँ वैसे मैं सर मोस्ट प्रोबेबली मैं फाउंडेशन की तरफ ही जाऊँ। सही सही सही। अगर हुआ ए लेवल्स का तो फिर मैं देखूंगा। फिर भी मैथ्स पढ़ना फायदा नहीं होगा ना, इस वजह से फिर वही होगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा ध्यान कम लगेगा मैथ्स की वजह से। सही सही सही। The number of calculation are written in standard form। अच्छा चलो आगे चलते हैं। Find the values of C and the value of D। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। चलो, हम अगर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हो क्या रहा है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अपॉन लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस अलग डिवाइड होती थी, पावर्स का गेम अलग होता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2.7 डिवाइडेड बाय सी अलग है, एक डिवाइड बाय सी ये अलग गेम है,
और पावर्स के साथ क्या होता था, 10 की पावर 4 है ना, तो ये माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम होती थी तो पावर माइनस होती थी। ये बात सबको याद आ रही है, डाइसिस का रूल है। जी जी सर। ठीक है, अगर जरा देखें हम, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 है। अब जरा ये गेम जा रहा है कंपेयरिंग में, यहाँ पे जा रहे हैं हम कंपेयरिंग में, क्योंकि सी डी ए की इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते, दो आंसर्स नहीं निकाल सकते कभी भी एक इक्वेशन, तो हम कंपेयरिंग की तरफ जाएंगे। इसको इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय सी को मैं अपॉन सी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 2.25। 2.7 अपॉन 2.25 इक्वल सी। ये अलग से सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। और 10 की पावर 4 माइनस डी इक्वल्स टू 10 की पावर -4 को अलग देखेंगे, बेसिस काट देंगे, पावर्स में डील करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा फिर 4+4 इक्वल्स डी, डी इक्वल्स 8, ये आ गया। और सी का आंसर कैसे आएगा वो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं अभी। 1.2। कितना आ रहा है जैन? 1.2 सर। 1.2, तो मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं था, क्या कहते हो? जी सर। सिर्फ समझने का गेम है, कॉम्प्रिहेंड करो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, देखो बोलना क्या चाह रहे हैं, सोचो कि यार डी भी है सी भी है और एक ही इक्वेशन है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। अच्छा, ये कंपेयरिंग की तरफ जाएगा, इस तरीके से सोचो। ये करो कि इट्स लाइक कि ये आंसर दिया हुआ है आपको और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व तो करो, अपना सॉल्यूशन तो बनाओ उसका, फिर उसको कंपेयर कर लेना आंसर से। बात समझ में आ रही है? यस। Talia invests $1,500 in a saving account for 4 years। ठीक है, द अकाउंट पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट, सिंपल इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट शी रिसीव। आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स पी आर टी अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स प्रिंसिपल अमाउंट 1500 है, रेट हमारा 2 होल 1/6। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 13/6, और टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना टाइम है हमारा, 4 years है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और अपॉन 100 कर लेंगे। फिर पहले कैलकुलेटर में न्यूमरेटर सॉल्व कर लो, फिर डिवाइड बाय 100 कर देना, ऐसे भी कर सकते हो या एक साथ लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। कितना आ रहा है? 130, ठीक है गुड। क्या हमसे यही मांगा था या टोटल अमाउंट मांगी है? टोटल इंटरेस्ट मांगा है, सही है, इंटरेस्ट 130 आंसर है। फिर आगे चलते हैं। काइलियन also invest 1500 in saving account, the account पे compound interest at a rate of R% per year, at the end of 5 years the value of the investment is 1825, calculate the value of R। अच्छा, compound interest है, at the end of the year the value of investment is 1825, तो amount is equals to 1, सॉरी, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+R/100 ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। अमाउंट 1825, प्रिंसिपल अमाउंट 1500, 1 प्लस रेट निकालना है R/100, पावर क्या कितनी रखनी है, 5 रखनी है। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, आईजीसीएससी वाले पेपर में आया था ये, इसी तरीके का क्वेश्चन था, आईजीसीएससी के स्पेसिमेन में आया था। 1+R/100 की पावर 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर में, लेफ्ट साइड सॉल्व करना फातिमा, क्या आंसर आ रहा है? 1.2166, मेरे ख्याल में रिकरिंग होगा ये, जी सर। 666, ठीक है। 1+R/100 की पावर 1+R/100 की पावर 5 है। अब ये पावर 5 रिमूव करनी है तो 5 रूट लगाऊंगा। 5 रूट मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरीके से 5 रूट लगाना होगा, 5 रूट लगा के बताओ, एक तरफ से तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1+R/100, बार बार ये गलती कर रहा हूँ, R/100, और ये कितना हो जाएगा,
अच्छा ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आंसर डालोगी ना, आप 1.2.166 डाल रही हो, आपका प्रीवियस जो आंसर होगा ना, आप अगर आंसर लिखोगी ना उसमें, तो एक मिनट वेट, एक मिनट रुक जाओ। 1825 था, डिवाइडेड बाय 1500 किया होगा आपने, 1500 पहले ये करा, आपका आंसर आ रहा है 1.21 समथिंग, फिर आपने लगाया 5 रूट, और रूट की अंदर आपने आंसर लिख दिया। अगर आप आंसर लिखोगे ना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर है 1.04। जी सर, ठीक ऐसे है, नहीं अब कर वो सकते डायरेक्ट रूट लगा के अंदर पूरा वही लिख दो फ्रैक्शन? डायरेक्ट रूट लगा के अंदर पूरा फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, हाँ ये भी कर सकते हो, ये कह रहे हो ना यहीं पे अगर हमने 5 रूट लगा दिया, ये कह रहे हो? जी सर। जी ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है ये भी। तो आ रहा है 1.04 माइनस 1 इक्वल्स आर अपॉन 100। अब आसान है, 0.04 इक्वल्स आर अपॉन 100, 100 वहां मल्टीप्लाई होगा, 4% आंसर आ गया। जी सर। सिंप्लीफाई 5x स्क्वायर माइनस 7, सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर वाले माइनस होंगे, ये हो गया 4x स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस एक्स। ये मेरे ख्याल में दिया जाता है ताकि कोई बच्चे पास तो हो जाए एटलीस्ट, हाँ। ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं। 4x अपॉन 3y और 9y अपॉन 2a। आपस में कैंसिल कर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 6x अपॉन a। आगे चलते हैं। इन जून फ्यूल फॉर अ बस कॉस्ट 0.32 पर किलोमीटर। ठीक है, इन जून अ बस ट्रेवल्स 1800 किलोमीटर्स, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अच्छा, 1 किलोमीटर में 0.32 बन रहे हैं, कॉस्ट हो रही है। तो अगर 1800 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कितनी कॉस्ट बनेगी? आसान है, ये लिखना भी नहीं था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, लेकिन फिर भी बहरहाल लिख दिया मैंने। 576 आंसर आ रहा है, ठीक है। इन इन जुलाई फ्यूल फॉर द बस कॉस्ट 7.5 मोर पर किलोमीटर देन इन जून। जुलाई के अंदर 7.5 ज्यादा हो गया। इन जुलाई द बस ट्रेवल 1850 किलोमीटर्स, कैलकुलेट द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इन्होंने प्राइस बढ़ा, अमाउंट बढ़ा दिए, 7.5 से कॉस्ट बढ़ा दिए, तो हम एक काम करते हैं, हमारी original क्या कॉस्ट थी? 0.32 थी, 0.32 क्योंकि ओरिजिनल थी, इसके सामने 100% लिखोगे। अब क्योंकि नए अमाउंट बनी है तो वो कितनी हो जाएगी? 7.5% इंक्रीज है, तो ये हो जाएगा 107.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.32 मल्टीप्लाइड बाय 1.107.5 डिवाइड बाय 100 जी। 0.344। 0.344 ओके, ये हो गया 0.344, ये नई अमाउंट है, जी। पहले कितनी थी? 0.34। अच्छा आप जरा सुनते रहो, 0.344 न्यू अमाउंट हो गई पर किलोमीटर, किसमें? जुलाई में। आसान क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स। चलो, जुलाई में ये अमाउंट बन गई, और जुलाई में इस बस ने कितना ट्रेवल किया? 1850, तो इसी अमाउंट को 1850 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी कि जुलाई में कितना खर्चा हुआ है। कितना है? 636.4. जबरदस्त, 636.4। अब वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल बिटवीन जून एंड जुलाई। जून में कितना हिसाब था? 576। जुलाई में कितना बन रहा है? 636.4। तो इनको, इनका डिफरेंस निकाल लो, 576 माइनस 636.4। 60.4। उल्टा लिख दिया मैंने, 636.4 माइनस 576 कितना आ रहा है? 60.4। 60.4। प्लीज मेक श्योर करना 60.40 लिखो। क्यों? क्योंकि डॉलर्स और सेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कभी भी डॉलर्स में होता है ना तो सेंट जरूर मेंशन कर दिया करो, ओके। ठीक है। चलो, on a map the distance in two distance between two cities is 7.3 centimeter.
द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 365 किलोमीटर। तो मैप में कितना है? इतना है, ठीक है। स्केल मैप इज 1:n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बोला ये जा रहा है कि पहले आप लोग लिखते हो मैप का, फिर आप लोग लिखते हो एक्चुअल। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दो जिसमें कोई, यू कैन से, जिसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं हो और एक सिंप्लीफाइड रेशियो हो और पहले 1 हो। तो इसको करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले कन्वर्जन की जाएगी। हमने ये देखना है कि सेंटीमीटर टू किलोमीटर कन्वर्जन क्या है। अभी मैंने बताई भी है। 1 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे कितने मीटर्स होते हैं? 1000। लेकिन अगर 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर की बात करूं, ये किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100,000 सेंटीमीटर। 1 लाख। यू कैन से 1 लाख। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 7.3 सेंटीमीटर रेशियो 365 के आगे कितने जीरो डालेंगे? 5 365 5 जीरो सेंटीमीटर। यूनिट क्यों सेम करना पड़ा? ताकि यूनिट और यूनिट कैंसिल कर दो आप। यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया हो। उसके बाद क्योंकि कहा है कि पहले 1 आना चाहिए था, 7.3 डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ, ताकि एक तरफ से कैंसिल होके 1 आ जाए और एक तरफ 365 डिवाइड बाय 365 73। सर आपकी आवाज बहुत कट रही अगर है। नहीं समझ में आया मैं दोबारा से करा दूं। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? सर आंसर 5 मिलियन है। अभी बेटर है? हेलो, जी सर। 5। मेरी आवाज बेटर है अभी? जी जी सर आ रही है। ओके। 5 मिलियन। थोड़ा फिर अटक गई सर। सर दोबारा अटक रही है। लैग कर रहा है ये भी। ओके। मिलियन कितने जीरोस हैं अब्दुल्ला? कितने जीरोस हैं मिलियन में? सर 6। हाँ, दोबारा अटक रही है आवाज। अभी तो 6 फिलहाल जीरोस हैं। सर अब्दुल्ला 8 बॉल पुल खेलता है उसको कब पता। कमाने वाले फिगर्स? कब कमाने वाले फिगर्स? इससे 8 बॉल ज्यादा पूल सर, में। इंशाल्लाह। इससे ज्यादा है 8 बॉल पुल में। सर इससे भी ज्यादा है मेरे पास अभी। रैंक क्या है तुम्हारा? सर याद नहीं मुझे। सर लेकिन मैंने ये रैंक सारे बताओ। गवा दिए मैंने। वो नहीं होते 3-4 मिलियन भी। लेवल्स क्या है? वो नहीं होता लेवल, लेवल 100 पे हो, लेवल 120 पे हो, कितने पे सर हो? मुझे 1.5-2 महीने हो गया मैंने देखा नहीं है। एक सेकंड देख के बताता हूँ आपको। अब्दुल्ला थोड़े से मुझे दे दो, मैं छोड़ो भाई। भाई कर। अच्छे से मैं डबल कर दूंगा। मैंने भी बहुत खेला है बेटा। मैं 120 की रैंक पे था कहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला हुआ था मुझे 8 बॉल। आप हमारा अभी भी एक मास्टर। टाइम मैंने भी बहुत खेला। बहुत खेले हैं गेम्स मैंने। मैंने PS5 इतना खेला है, PS5 PS4। पबजी स्टोरी मोड खेला। गेम्स मुझे बहुत पसंद है। पबजी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खेला। सर क्या मतलब है? अनचार्टेड खेला है मैंने लास्ट। अनचार्टेड सर आपने कौन सी खेला है? सीरीज? सर 4 सीरीज मुझे भी खेली बहुत है पसंद है। आपने? मैंने सारी सारी नेथन ड्रेक सीरीज खेली हुई है। मैंने वो भी खेला था लॉस्ट लेगेसी, जो एक लड़की वाला आया था इंडियन थीम के साथ जो आया था। सर आपने फीफा खेला है? फीफा मैंने फीफा खेला है। तुम लोग कोई भी गेम बोलो मैंने खेला हुआ होगा भाई। सर आपका फेवरेट प्लेयर? सिवाय वो उन रोब्लॉक्स वगैरह इन सब का नाम नहीं लेना। फोर्टनाइट लोग वो नहीं पसंद मुझे। अच्छा, आपको स्टोरी मोड टाइप के गेम ज्यादा पसंद है मतलब। हाँ, मैंने RDR2 खेला है। रेजिडेंट। हाँ, सर फार रेड डेड क्राई। रिडेम्पशन। हाँ, फार क्राई। फार क्राई 5 खेला है, फार सर क्राई 6। एंटू फार क्राई 4 लेकिन जो जितना अच्छा था ना उतना अच्छा नहीं है। पगान मिन वाला, पता नहीं तुम लोग को याद हो, पता हो। सर सबवे सफर लास्ट ऑफ अस खेला है? लास्ट ऑफ अस का पार्ट 1 एंड 2 नहीं सर। सर नहीं खेला? सबवे सफर खेला है आपने? सर कॉर्ड खेली है आपने? कॉल ऑफ ड्यूटी
कौन सा वाला मॉडर्न वारफेयर? सर पता नहीं वो स्टोरी मोड वाला ब्लैक ऑप्स हाँ मेरे बॉस, ख्याल में मैंने 4 था सब या खेला 3 है था। मैंने बहुत गेमिंग की, तो क्या बताऊं मैं। सर आपका बाकी तुम फुटबॉल, सर आपका फेवरेट प्लेयर कौन? लोगों को ये गेम पता है? मोस्ट ऑफ हाँ, बस फातिमा, आप खेलती हो गेम्स? सर ये बहुत खेलती थी। जबरदस्त भाई। फातिमा और मेरी दोस्ती बढ़ती जा रही है। मैं तो बस मेरा मैं भी PS4 खराब हुआ था, फिर PS5 लेने का इरादा बना था, लेकिन दोस्त ने ले लिया, उसके घर जाके खेलते थे, फिर छोड़ दिया, उसने भी बेच दिया। टाइम ही नहीं मिलता है, जाहिर है, लेकिन मैं मेरा इरादा है अभी PS5 खरीदने का। चलो सर, वेल डन। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है ना गेम, एक ये गेम बहुत पसंद है, इमोशनल गेम है ना ये, एक ये और एक ये। सर वो आजकल मेरा दोस्त बहुत स्टोरी लगाता है, कोई कॉबॉय कॉबॉय वाला गेम होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो भी बहुत खेलता है। RDR तो है वो। अच्छा, वो बहुत स्टोरी लगाता है बैठ के उसकी। मैंने असैसिन क्रीड्स खेले हुए हैं, वेलहाला वेलहाला भी खेला हुआ है, अभी मिराज आया था वो नहीं खेला। मैंने स्पाइडरमैन खेला हुआ है, माइल्स मोरालेस। मैंने 2 नहीं खेला हुआ स्पाइडरमैन का। मैंने स्पाइडरमैन खेला हुआ कजन के साथ। सर GTA 6 खेला, और तो ये बताओ। GTA 6 तो आएगा, GTA 5 खेला हुआ है मैंने बैटमैन के सारे सीरीज खेली हुई है, मैंने बहुत बहुत गेमिंग करी है भाई। लेकिन मुझे स्टोरी पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद। सही गेमर निकले आप तो। इसके अंदर जब वो सब दुश्मन के अंदर जब वो मास्क पहन के अपना घोस्ट मोड ऑन करते हैं ना फर्स्ट टाइम, और पता नहीं तुम लोगों ने किसी ने खेला हो, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है खेलते। मैंने इसका डायरेक्टर्स कट भी खेला था, मैंने इसकी सारी इन्वेंट्री खोल दी थी, मैंने बहुत खेला है लास्ट ऑफ गोस्ट ऑफ ट्रिशिमा। और लास्ट ऑफ अस बहुत जबरदस्त है, अभी तो इसकी सीरीज आ रही है, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो उन्होंने टीवी सीरीज भी बना ली है अब तो, तुम लोगों को पता होगा, सुना होगा। खैर, बच्चे देख रहे होंगे ना बाद में वीडियो, वो बोलेंगे पता नहीं सर कहाँ ले गए। वो फॉरवर्ड कर लेंगे। सर ये बताएं, लास्ट बात, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है किस चीज में? फुटबॉल में? यार तुम्हारा मुझे पता है रोनाल्डो है, इसलिए मैं अगर मेसी बोलूंगा तो तुम मुझे बोलोगे। जब भी तो पूछ रहा हूँ मैं। मुझे मेसी पसंद है। अच्छा अच्छा, सही। मेरे भी तकरीबन इतने सारे कदम को मेसी है, तो आधो को रोनाल्डो, इस पे ही फट्टा चलता रहता है जब जाओ तो। रोनाल्डो भी अच्छा है भाई, वो भी गोट है। जी जी सर, ऑब्वियस सी बात है। एक गेम आया था, स्ट्रे, पता नहीं तुम लोग में से किसी को पता हो, आता पता है? सर दोबारा बोलें। स्ट्रे। क्या था सर इसमें? सर पता है मैं। आप है ना, बिल्ली होते हो उसके अंदर। ओ सर, जी सर ये वाला। हाँ, सर ये एडवेंचरस गेम बड़ा है मेरे ख्याल जबरदस्त में गेम ये। था यार, बहुत ज्यादा मैं अटैच हो गया था इस गेम से। मैं आप कंट्रोल कर रहे होते, बिल्ली होते हो, एक रोबोटिक उस दुनिया में चले आते हो, बड़ा मजा आता है उसको खेल। उसको मैंने जब खेला ना, एंड किया था, तो बड़ा इमोशनली अटैच हो गया था मैं उसके साथ ना, बड़ा रोना रोना आया था मुझे सर डोरेमोन की गेम में। कहानी लग रही है तो। नहीं नहीं भाई, वो गेम बहुत जबरदस्त था, वो तुम सर्च करना, बहुत जबरदस्त गेम था। सर मैंने ये मैंने PS4 में खेला। मुझे पीसी पसंद, पीसी अच्छी चीज है, लेकिन एक्सक्लूसिव गेम्स आप खेल नहीं सकते, इसलिए मुझे प्ले स्टेशन ज्यादा अच्छा, मुझे एक्सबॉक्स से ज्यादा प्ले स्टेशन पसंद है। एक्सबॉक्स भी रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ था, लेकिन पीएस प्ले स्टेशन ज्यादा बेहतर है। खैर, एक ये और एक वो RDR में जब वो, पता नहीं तुम लोग खेलोगे या नहीं, मैं पहले से बता देता हूँ सस्पेंस। उसमें जब आर्थर मॉर्गन मरता है, तो उसमें उसमें बड़ा रोना आया था। और जो है जिसको टीबी हो जाता है ना, और जो है बड़ा अच्छा गेम है। और गोस्ट ऑफ ट्सुशिमा जब उसके अंकल को मारना पड़ता है, या नहीं मारते, स्पेयर कर देते हैं, वो जो ऑप्शन चूज करना होता है, उसमें बड़ा रोना आया था। जब जोल मर जाता है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के फर्स्ट में ही, जब रोना आया था, मैं बड़ा रोया हूँ गेम्स में। कौन सी थी? लास्ट ऑफ अस थी ना, टीवी सीरीज की बात। हाँ, एक्ट्रेस हिसाब से नहीं है, जो एडी वगैरह नहीं, एक्चुअल गेम में डाले में वैसे नहीं है। चलो बहरहाल भाई, बहुत बहुत बातें हुई गेम्स की। डायग्राम शोज द पोजीशन
ऑफ टाउन ABC। बस तुम लोग दुआ करो, मैं मेरे पास PS5 खेलने का टाइम निकला है, लूंगा इंशाल्लाह, PS5 लेना है मुझे। इंशाल्लाह सर, फिर मैं भी आके खेलूंगा। Done है। The diagram shows the position of town ABC. Town ABC are joined by straight roads। ठीक है। The bearing of A from B पे नॉर्थ बनेगा, bearing of A from B 070, तो ये 70 डिग्री है। Find the bearing of B from A। बी फ्रॉम ए निकालना आसान है, ए पे नॉर्थ बनेगा, बी की लाइन तक, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं हमें, अंदर का निकल जाएगा तो हम लोग 360 से माइनस कर देंगे, तो अंदर का कितना होगा 110। 110। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दे सम अप टू 180 डिग्री। एंगल ए एंगल बी सम अप टू 180। दिस इज 70, ये 110 होगा। 360 से माइनस कर देंगे ताकि आपको बेरिंग मिल जाए। बेरिंग क्लॉकवाइज मूव होती है, इस तरीके से होती है, तो बेरिंग हमारी कितनी होगी फिर, ये 180 माइनस, सॉरी 360 माइनस 110, 250। चलो, द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A is 195। द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A पे नॉर्थ बनेगा, C की लाइन तक कितना बोल रहे हैं ये लोग, 195। द एंगल BCA कितना दिया हुआ है, 130। अच्छा, अंदर का एंगल भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ कि 250 मुझे पता था पहले से, 195 से 250 माइनस भी कर सकते हैं। 250 माइनस 195, 55। 55। ओके, ये सब हमने निकाल भी लिए, निकालना चाहें तो, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, आगे देखते हैं। फाइंड द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B। बी पे नॉट बनेगा, यहां तक का एंगल निकालना है पूरा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ये भी एंगल निकाल लेंगे। ये एंगल कैसे निकलेगा, जब दो एंगल्स मिल गए ट्राइंगल, तो तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। ये निकलेगा कैसे, आप लोग करोगे, सबसे पहला काम, सारे स्टेप्स दिखाने, 3 मार्क का सवाल है ये। सबसे पहला स्टेप ये दिखाना है कि 250 माइनस 195, जो भी अभी अभी जैद ने बताया कि 55 आ रहा है, तो ये 55 कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला एंगल होगा 55। क्योंकि मुझे पहले से पूरा पता था कि ये पूरा का पूरा 250 आ रहा है, और इन्होंने 195 यहाँ से लेके यहाँ तक का बता दिया। सही है, गौर से सुनो। अंदर का 55 आ गया, और इन्होंने ये भी बता दिया कि BCA 113 है, तो ये रिमेनिंग ऑफ द ट्राइंगल से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 180 माइनस 55 प्लस 130, ये कितना आ रहा है, 12। 12 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 12 डिग्री आ रहा है, तो फिर हमें बेरिंग पूछी जा रही है फ्रॉम ऑफ C फ्रॉम B। B पे नॉट बनेगा, अगर यहां से लेके यहाँ तक 70 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 12 निकला है, तो 70 प्लस 12 82 हो जाएगा। टोटल हमारा बेरिंग बन जाएगा 082। बेरिंग में 0 जरूर लगाना, 082 आंसर हो जाएगा। जी सर। मुश्किल नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था ये। क्या कहते हो? जी सर। ओके, में भी किसी ने, बच्चे ने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन डाला था मेरे ख्याल में। नहीं, वो आगे है। सर ये ठीक है, ग्रुप आगे में चल। अहमद हुजैफा ये सब कौन है? मोहम्मद और हुजैफा, मतलब वो एडमिन है वो लोग? हाँ है बच्चे, मैंने बनाया है। एक बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें एडमिन बन जाए, मैंने बोला बन जाओ। वो बार बार नहीं, मैसेजेस बंद कर देते हैं वो शायद। हाँ वो अहमद करता है, अहमद कंट्रोल करता है। अच्छा अच्छा। अहमद मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। सही। मतलब पता नहीं ये शायद सर ने ऐसे ही बना। वैसा कोई और बच्चा है, अहमद तो खैर मेरा समझो 3 साल 4 साल पुराना स्टूडेंट था। अच्छा अच्छा। तो नहीं, शायद 2 साल का ही है, खैर A लेवल का स्टूडेंट है। बहरहाल, उसने जो क्वेश्चन भेजा है वो और डिफरेंट है, इसका मतलब है एक और स्पेसिमेन भी। कितने स्पेसिमेन हैं यार, इतने तो मिल ढूंढने में भी नहीं मिलता है। और सर IGCSE का और इसका स्पेसिमेन दोनों अभी तक के बहुत इजी लगे। मतलब IGCSE का भी इजी था, ये वाला पेपर भी कुछ खास इसमें कोई। ये भी मुझे कोई कुछ खास मुश्किल नहीं लग रहा, और भी ढूंढूंगा। अगर इसने, एक स्टूडेंट है तला, इसने अगर ये पेपर भेजा हुआ है तो मैं इसको भी ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा ये भी मिल जाए। जी सर। खैर,
P is the point, मैं से ही पूछता हूँ ना, तला से ही पूछता हूँ, वैसे मैं भी खुद ढूंढ लूंगा लेकिन मैं तला से ही पूछता हूँ कि ये पेपर कहाँ से मिला है। P is the point, 4, 10 and Q is the point, -8, 5. Find the coordinates of the midpoint of PQ. आसान है, -4/2 -2 हो जाएगा और 15/2। सर ये लाइन कैसे किया है? L कैसे किया है बता देता हूँ। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकल आएंगे आपके पास। दोनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। सही है। जी सर, आ गया। The line L has equation, line L की equation है y equals to 6x minus 1. Find the equation of the line parallel to the line that passes through the point 0,3। क्या कहा जा रहा है कि लाइन L है, उसकी इक्वेशन ये रही, इसी के जैसी इक्वेशन होगी, मतलब इसी के पैरेलल एक इक्वेशन होगी जो पास हो रही है इस पॉइंट से। पैरेलल होने का मतलब ये होगा जो ग्रेडियंट इसका है वही ग्रेडियंट लाइन L का होगा जो दूसरी लाइन होगी। इसका ग्रेडियंट अगर हम देखें तो एक्सट्रैक्ट करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग, ग्रेडियंट कितना है 6 है, और हम इसको यूज कर लेंगे और इस पॉइंट को यूज करेंगे, इस पॉइंट को हमें दिया हुआ है 0,3, तो डायरेक्ट y इंटरसेप्ट गिवन है, ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा क्योंकि x 0 है y 3 है, तो ये y इंटरसेप्ट है, डायरेक्ट पता चल रहा है। तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 6x प्लस 3। आसान है ये भी, कोई मुश्किल नहीं है। जी सर। सर बी का पार्ट -6 आएगा, वो 1/। -1/6, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक आगे चलते हैं। फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ब्रेक कर लेते हैं इसमें, -1, 4 -2x और 4 -2x लेसर देन 8। ये हो जाएगा 2x, ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव, तो वहां भेज देता हूँ, इसको यहाँ बुला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 2x 5x लेसर देन 5/2। एक ये आंसर हो गया। दूसरा 2x उधर भेज देते हैं, 8 इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 8 -4, नहीं वेट 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 क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2x यहाँ पे, 4 -8 -4 2x -2 एंड x मर्ज कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा -2x 5/2। ऑल द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो -1 0 1 और 2, ये आंसर है हमारा। जी सर। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ ले। सर ये एक तो सर इसका थर्ड पार्ट समझा दें जो -4 और 2x वाला की है। ये जी देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको अलग किया, ये रहा, और अलग सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करना था वो मैंने बता दिया कि अपना अननोन हमेशा हमेशा पॉजिटिव लिख कर लिया करो, तो उसको वहां भेज दो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो आप पूछना चाह रहे हो उसमें क्या करोगे, उसमें भी यही है, इसको मैंने आइसोलेट करना है, इसको अलग करना है, इसको मैं यहाँ ले गया। अब इसको करने के लिए भी क्या किया मैंने, जब इसको यहाँ लेके चला गया, ये -2x को मैंने क्या कर दिया वहां भेज दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और 8 को मैं इधर ले आया ताकि फिर वो 4 के साथ माइनस हो जाए। ये देखो नजर आ रहा है। जी फिर ये लास्ट में आ गया -4 लेसर देन 2x, 2 वहां जाके डिवाइड हुआ -4 से, तो -2 आंसर आ गया हमारा। फिर इनइक्वालिटी दोबारा मर्ज करके बनानी है, तो आप लोग देख सकते हो क्या करोगे, -2 लेसर देन x लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -2 लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग। किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। लेट्स से ये है
तो बीच में x ऐसे आता है, तो इसलिए मैंने पहले -2 लेसर देन x को लिखा है, फिर उसके बाद मैंने लेसर देन इक्वल्स टू 5/2 लिखा है। अब वो बोल रहे हैं इसमें इस रेंज में कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज आएंगे, तो -2 तो नहीं लेंगे, लेकिन -1 0 1 2 लेंगे, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 5/2 मीन्स 2.5, इससे कम होना चाहिए। जी सर आ गया। 18 पे आ जाओ। Find the three inequalities that define the unshaded region R. Find the three inequalities that define the, हमें इक्वेशन चाहिए, हमारे पास इक्वेशन नहीं है। और एक, अगर आप लोग गौर करो ना, तो आप लोग के पास देखो एक डॉटेड लाइन आ गई है, ध्यान रखना ये बात का, डॉटेड लाइन के अंदर लेसर देन या ग्रेटर देन लगता है, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं लगता, ये बात याद रखना। अच्छा, इक्वेशंस चाहिए मुझे सबसे पहले। अगर मैं लाइन 1 इसको बोल रहा हूँ, आप लोग मेंशन नहीं करना कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, वो तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। तो जरा इक्वेशंस को देखें हम लोग। तो एक पहली वाली लाइन 1 तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? 4 को वर्टिकल लाइन है, -4 को कट कर रही है, x इक्वल्स -4 की लाइन है, ठीक है। एक हमारी होगी लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x नहीं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 होगी, y माइनस एक्स इक्वल्स 1 होगी। ये कैसे पता चल गई मुझे? डायरेक्ट डॉटेड वाली लाइन है, लाइन 3 जो है, ये मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल गई? क्योंकि ये y एक्सिस पे 1 पे कट कर रही है और x एक्सिस पे -1 पे कट कर रही है, तभी मैंने y -1 इक्वल्स टू 1 लिख दिया, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 लिख दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। अगर कोई बच्चा ग्रेडियंट निकाल के भी निकाले तो कोई मसला नहीं है, आंसर आ जाएगा। या फिर कोई ये ऐसे समझ के भी कर रहा है कि हर x की वैल्यूज में y जो आ रहा है वो 1 अप आ रहा है, तो यूं भी कर सकता है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या है, लास्ट इक्वेशन है। लास्ट इक्वेशन के लिए इक्वेशन बना लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। तो हम लोग उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, अच्छे कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। 0 4,0 एक कोऑर्डिनेट है, एक लाइन 2 की बात कर रहा हूं मैं, और एक कोऑर्डिनेट है हमारा 0,2। दोनों इंटरसेप्ट ले लिए, इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 अपॉन -4 -1/2, m इक्वल्स -1/2 आ गया। उसका इंटरसेप्ट कितना है? 2 पे इंटरसेप्ट है। इक्वेशन डायरेक्ट बनाओ, इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 2। तीनों इक्वेशंस हो गई अब हमारे पास। अब इनइक्वालिटीज को डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। रीजन R जो है वो लाइन 1 के आगे है, तो -4 सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। आगे चलते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये वाली, इस इक्वेशन को अगर हम समझें, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन के ऊपर रीजन R है, ऐसा ही है, इसके ऊपर रीजन R है, लाइन 3 के ऊपर रीजन R है, उसकी इक्वेशन ये रही, ये लाइन 3 की इक्वेशन है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, इसके ऊपर है हमारे पास और डॉटेड भी है, तो हम बोलेंगे y इज ग्रेटर देन x प्लस 1, इक्वल्स टू नहीं लगाना, ग्रेटर देन लिखेंगे इस तरह। तीसरी लाइन हमारी कौन सी है? ये रही लाइन 2, इसके नीचे है हमारा शेप, लेसर देन इक्वल्स टू आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा y इज लेसर देन इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 2। ये हमारा आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 90। gx निकालना है। g -8 इक्वल 7 प्लस 2 -8 -16 -9। बहुत आसान था, 1 मार्क है, कुछ भी नहीं करना है। x की इक्वेशन की जगह, x की वैल्यू की जगह -8 लिखना था, सॉल्व करना था। आगे चलते हैं। जी एफ
5 है। GF5 कैसे सॉल्व होगा, पहले G एंड F5 सॉल्व कर लो, पहले F को अंदर बेच के F5 सॉल्व कर लो। F5 कैसे सॉल्व होगा, G F5 ऐसे सॉल्व होगा कि 2 5 स्क्वायर माइनस 3 5, ये बन जाएगा आपका 50 माइनस 15, G 35। G 35 आ गया, मतलब G की इक्वेशन में 35 डालना है, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 35, ये हो जाएगा 7 प्लस 70 77 आंसर है इसका। G इनवर्स ऑफ x, y कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 7 प्लस 2x y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल्स x, इनवर्स आसान था इसका, x माइनस 7 अपॉन 2, g इनवर्स नहीं, मैं g, हाँ g का ही करना था ना, सही, g इनवर्स ऑफ x इक्वल्स x माइनस 7 अपॉन 2। कोई पार्ट समझना हो तो बता दो। ओके, सर ये सेकंड वाला फाइंड समझा सकते हैं दोबारा? ये वाला, जी। हाँ मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर, अगर हमारे पास इक्वेशन है, देखो दो इक्वेशंस है और कंपोजिट फंक्शंस है। अगर हम देखें गौर से तो f पहले मौजूद है, तो f हम अंदर भेज देंगे और इसको f5 कर देंगे। अब f5 की इक्वेशन में देखो, इक्वेशन ऑफ f में देखो, हमारे पास जहां x है ना, वहां हम क्या लिख देंगे, 5 इनपुट कर देंगे। यहां तक समझ में आया अपना? हाँ, जी। क्या नाम है, अब्दुल्ला, सही है, यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके, जब आपने ये सॉल्व कर लिया ना अंदर 5 डाल के, तो बेसिकली आपने अब क्या कर दिया, अंदर आंसर आ गया 35। तो G 35 का मतलब है अब x की जगह आप 35 लिख दोगे G की इक्वेशन में। तो ये यहाँ पे जी सॉल्व सर हुआ आ है, गया। देखो आ गया समझ में, चलो गुड। अच्छा, अब क्या है, कह रहे हैं फाइंड f x माइनस 6। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, f की इक्वेशन में x हटा के x माइनस 6 लिख रहे हैं, वही चीज है। तो लिखोगे आप लोग 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, बस x की जगह पे x माइनस 6 लिख रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। और इसको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन में देना है, इस फॉर्म में देना है। तो आंसर निकालते हैं जरा। 2 फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी लग रही है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 3x प्लस 18। एक्सपेंशन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है, फ्री के आप लोगों को 4 मार्क मिलेंगे इसके अंदर। ऑब्जर्व करो, मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, कुछ नया नहीं किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 27x, आगे प्लस 90, ये आपका आंसर है, 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 90। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस एफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। कह रहा है एफ एक्स की इक्वेशन ले लो और आगे माइनस 6 लिख दो। ये देखो, अगर गौर करो आप, यही चीज लिखी हुई है, एफ एक्स माइनस 6, तो मतलब एफ एक्स की जो इक्वेशन थी हमारी, एफ एक्स की इक्वेशन क्या थी, एफ एक्स की इक्वेशन ये रही, 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये ले लो आप लोग, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और उसके आगे लिख दो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके दे दो, वो ये कह रहे हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह माइनस 6 अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब्दुल्ला मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे बताओ बी क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? सर A2 होगा और बी क्या होगा, सही कह रहे हो, बी क्या होगा, सर B माइनस 6, -3 होगा बेटा, माइनस माइनस सी थ्री माइनस माइनस थ्री 6। सही है, और साइन जरूर कंसिडर करना, किसी ने अगर 3 बोला ना तो गलत आंसर आएगा फिर उसका, अगर सिर्फ किसी ने 3 इनपुट करा या किसी ने 6 इनपुट करा, -6 नहीं देखा, तो ये याद रखना, ठीक है। इनके आंसर से बता देता हूँ, 1.14 आ रहे हैं और 2.64 आ रहे हैं। कैलकुलेटर का गेम है, इसके बाद आराम से निकल जाता है, कोई मसला नहीं है। कितने रह गए हैं? कितना कितना पेपर है, थोड़ा सा रह गया बस पेपर।
ये तो कुछ देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है। नो सर, ये वो वाला नहीं है। अच्छा प्लान करेंगे, चलो 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, मजा आएगा, उसको प्लान करेंगे पूरा। इन दिस क्वेश्चन ऑल लेंथ्स आर गिवन इन मीटर्स, ठीक है। डायग्राम शोज द पोजीशन अथर 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 in this question all lengths are given in meters. The diagram shows the position A B C D on a football pitch. ये ग्लास पता नहीं कैसे है, इस पे बना दो। हाँ अच्छा, show that the angle CAD is 86.2, CAD this angle। कोसाइन रूल से निकलेगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, 4 मार्क है, जस्टिफाइड है, आराम से निकलेगा। एंगल वाला फॉर्मूला क्या था, cos A इक्वल्स 10 square plus 18 square minus 2 times of 10 multiplied by 18 multiplied, नहीं सॉरी गलत लगा रहा हूँ फॉर्मूला। 10 square minus 18 square plus 20 square upon 2 10 multiplied by 18, ये वाला लगेगा फॉर्मूला। सॉल्व करो उसको जरा। नहीं कोई मसला नहीं, सेम फॉर्मूला है, रीअरेंज हुआ है बस। सर 0.4888। सही है, कंफर्म कर लेना। और 0.4888 आ रहा है। अच्छा, आप लोग के पास कैलकुलेटर है, प्लीज कैलकुलेटर रीसेट नहीं करना। कैलकुलेटर में क्या करना, शिफ्ट दबाना, दबाना, कॉस इनवर्स हो जाएगा और अंदर आंसर, ठीक है। अंदर आंसर लिखना, ये नहीं लिखना 0.488। क्या आंसर आ रहा है अब्दुल्ला? 86 पॉइंट नहीं, 60.7 आंसर नहीं है, गड़बड़ की है कोई। हाँ मैंने गड़बड़ की है, साइन मिस्टेक की है मैंने, सॉरी, फॉर्मूला गलत इनपुट किया है। ए स्क्वायर कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। सॉरी अब्दुल्ला, दोबारा करो इसको। जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स रिकरिंग, a equals to cos inverse of 0.066। आंसर बताओ आप। 86.17, परफेक्ट। अब 1 डेसिमल प्लेस में देना था तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 86.2 में। शो हो गया। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा ना, इसमें 1 मार्क कटता है, ये बात याद रखना, इसका मार्क है। 86.17 को दिखाओ कि हाँ भाई मैंने कैलकुलेट किया है, फिर राउंड ऑफ किया है। चलो, कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल ACB। ACB का ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, ACB ये रहा। ये कुछ हमने देखा देखा लग रहा है, हमने किया हुआ है। साइन रूल यूज होगा, क्यों साइन रूल यूज होगा, ये रहे हमारे रेशियोज। साइन रूल यूज करो तो हमारा हो जाएगा 35 अपॉन साइन C इक्वल्स 18 अपॉन साइन 27। इजी है, आराम से हो जाएगा। 35 साइन 27 अपॉन 18 इक्वल साइन C इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 35 साइन 27 अपॉन 18 जी। सिक्सटी 1.97 आ रहा है, 61.97। अब जरा रुक जाएंगे, समझेंगे इसको। ऑब्ट्यूस मांगा हुआ था तो क्या करेंगे फिर आगे, माइनस कर देंगे इसको किससे? 180 से। 180 से, गुड।
ऐसा हमने किया हुआ था। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने बताया भी था कि कैलकुलेटर कभी भी आपको एक्यूट एंगल के अलावा नहीं देता। जी कितना आ रहा है? सर -118। 118 आ रहा है, ठीक है, शाबाश। A runner, a player run directly from B to D, बी से डी जा रहा है डायरेक्ट। ये तो क्वेश्चंस बड़े फेमिलियर आ रहे हैं भाई। अब मैं पता नहीं तुम लोग सोच रहे होगे सर क्यों बोल रहे हैं, इतने फेमिलियर क्यों आ रहे हैं, वजह सर हिंट दे वजह दिया ये मैंने कि तुम लोग। आपने मॉक में यही दिया होगा। हाँ क्या पता, क्या पता। क्या पता भाई। इन वन टाइम कॉन्सेप्ट यही होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होते। अगर आप लोग अच्छी ग्रिप करोगे स्पेसिमेंस की और पेपर्स की तो फिर जाहिर है यही ऐसे ही लगेंगे क्वेश्चंस। लेकिन हाँ काफी मिलते जुलते बने हैं अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोइंसिडेंटली बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी भरपूर करना, आप लोगों का मॉक भी अच्छा ही चलेगा इंशाल्लाह। द प्लेयर रन डायरेक्टली फ्रॉम बी टू डी इन टाइम, अगर ये आसान लग रहा है तो फिर इसका मतलब मॉक भी आसान लगेगा। अच्छा, बी टू डी इन टाइम 5.3 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ द थिंग इज डिस्टेंस नहीं बता हम लोगों को, टाइम तो बता दिया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए देखेंगे डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं इस तरह की चीज का, कैसे निकालें डिस्टेंस। कोसाइन रूल से निकालेंगे हमें पहले। कोसाइन रूल से निकालेंगे, लेकिन हमारे पास एंगल्स तो नहीं है। वही पहले एंगल ढूंढेंगे। गुड। एक बात बताओ, एसी भी निकलवाया है इन्होंने? ACBS। और कौन से निकलवाए हैं इन्होंने? हाँ देखो देखो, मजा आएगा इसको समझने में, जरा समझो। हमसे ये निकलवाया, नहीं ये नहीं, ये निकलवाया एसी भी, ये जी। जो कि आया था 118, ठीक है। और हम लोगों से ये निकलवाया CAD CAD निकलवाया है। 86.2। जी। अगर हम ये भी निकाल लें, और ये कैसे निकलेगा उस ट्राइंगल को जरा ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल को जी 180 में। जरा ऑब्जर्व करो। जी तो ये भी, ये आप निकाल सकते हो एंगल 180 करके, तो वही हो जाएगा 145। 180। 145 हो रहा है टोटल, 180 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। यस। ठीक है। और अब आप जरा इसको गौर करो, इसको गौर करो, तो ये कोसाइन रूल के लिए एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है जिसके बीच में एंगल आ रहा है और नेबरिंग साइड 35 और 10 है। आया समझ में कुछ? साइड पे अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ये 10 है, ये 35 है। एंगल आ जाएगा अंदर का, जब हम दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, हमसे ये लेंथ मांगी हुई है जो कि है DB। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ। सही है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, 5 मार्क्स दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। जाहिर है पहले ये लोग हमें हमसे क्या निकलवाएंगे, वो एंगल्स निकलवाएंगे। एक एक वर्किंग दिखानी है, याद रखना। सबसे पहली वर्किंग ये है कि आप लोगों को एंगल्स का दिखाना है। आपने 118 और 27 को ऐड किया है, तो आप दिखाओगे 180 माइनस 113 प्लस 113 18 प्लस 27 था। ये आया था आप लोगों का, मैं भी कंफर्म कर लूँ साथ साथ ही, 180 माइनस 118 माइनस 27, 30 वॉट 35। यस। हाँ तो ये 35 आया था, CAD ऑलरेडी निकलवाया हुआ था, तो 35 को प्लस करो अब, 35 प्लस 86.2, 121.2, ये यूज कर सकते हैं फॉर द कोसाइन रूल। अब लगाएंगे कॉस, अगर साइड के लिए भी फातिमा कह रही ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो कोई मसला नहीं है, मैं लगा के भी दिखा देता हूँ। हम लगा देते हैं कॉस 121.2 इक्वल्स, नेबरिंग साइड्स कहाँ है, नेबरिंग साइड्स हैं 10 और 35, तो 10 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड नहीं पता, सामने वाली साइड BD है तो BD स्क्वायर लिख देता हूँ, अपॉन 2 टाइम्स 10 माइनस 35। तो ये हो जाएगा आपका, वही चीज हो जाएगी देखो,
ये हो जाएगा आपका नीचे 350 700, तो ये हो जाएगा 700 cos 121.2 इक्वल्स 100 प्लस 35 का स्क्वायर 122। नहीं, क्या आ रहा है आंसर? 1225। 1225। सही है। और ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर को उधर भेज दोगे और इसको उधर बुला लोगे तो देखो वही फॉर्मूला बन गया जो शुरू में लिखवाया था, जो साइड वाले के लिए लिखते हैं हम लोग। बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 1225 माइनस 700 कॉस 121.2। बी डी इक्वल्स पूरा अंडर रूट करके मुझे आंसर बताओ फाइनल। सर 100 कितना आ रहा है? कर रहा हूँ सॉरी। सही है, देखता हूँ मैं, एक मिनट, थोड़ा लेंथी हो गया। जैर आप भी कंफर्म कर लो, यही आ रहा है? जी सर। कितने हैं दोबारा बताना आप लोग। 41.08063907। 41.1 कर लिखेंगे अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो। अच्छा, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस किस में आए, मीटर्स में आए, इसको डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 5.3 कर दो। जी अब बताओ कितना आ रहा है। 7.751 राउंड ऑफ करके 7. हेलो, 7.751। हेलो। आवाज आ रही है जी मेरी? आ रही है। 7.75, ठीक है, 7.75 हमारा आंसर होगा जी। ये हमारा आंसर होगा। तो देखो ये 5 मार्क्स थे, जस्टिफाइड थे, थोड़ा कोसाइन रूल लग रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कोसाइन रूल लगवाने के बाद पहले तो जज करना था, ट्राइंगल पूरा बनाना था, वो बनाया तो कोसाइन रूल आराम से लगता हुआ नजर आ गया, और फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, बाकी इसको वाइंड अप करते हैं, खत्म हो रहा है। कितने, 23 22 21, 3 क्वेश्चन रह गए। f is inversely proportional to the cube of g। f inversely proportional to the cube of g, g क्यूब हो जाएगा f equals k अपॉन g क्यूब। f, अब देखो वैल्यूज कुछ दी हुई है, फॉर्मूला बनाने के लिए बोला हुआ है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, 0.5 इज इक्वल टू k अपॉन g की वैल्यू डाल देंगे, 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो रहा है, तो 27 अपॉन 2 भी बोल सकते हैं इसको, ये आंसर होगा हमारा। या फिर इसको कर लो सॉल्व, तो ज्यादा बेटर है। कितना हो जाएगा ये? 13.5। 13.5, गुड। 13.5 ये हो गया, ये k की वैल्यू आ गई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये था हमारा, इसमें k की वैल्यू डाल के लिख दो फॉर्मूले को। ये हो जाएगा आपका 13.5 अपॉन जी क्यूब। ठीक है, सही है सर। g is increased by 100%, find the percentage change in f। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, जरा समझना इस बात को, कांस्टेंट जरा इग्नोर करें, इनको देखें, तो ये कह रहे हैं कि जी को हमने इंक्रीज करना है बाय 100%। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास जी 100% इंक्रीज हो रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एफ, एफ में कितना चेंज आएगा फिर? जी को आगे। अगर अगर जी को मैं 100% कर रहा हूँ, एक सोचने दो, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्यूब लगा हुआ है, और वो उतना ही डिक्रीज होगा। जी। सॉल्व कैसे हुआ ये? अगर हम, अच्छा चलो एक मिनट रुको,
हम जी की वैल्यूज को देख लेते हैं। वैल्यूज से तो नहीं निकलना चाहिए मेरे ख्याल में। जी इंक्रीज बाय 100%, वैल्यूज की तरफ जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन तो है ये बनी हुई 13.5 अपॉन जी क्यूब। अब अगर मैं सर वहाँ पे ये भी तो लिखा है व्हेन एफ जी की वैल्यू भी तो दी हुई है 3%। जी अगर हम लोग 3 डालते भी तो हम उसको उसको बाय 100% बढ़ा देंगे, कह रहे हो आप? जी 100% बढ़ाने से वो 6% बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, पता है? कोई चीज 100% इंक्रीज होगी ना तो वो जितनी थी वो उतनी हो जाएगी। क्या मतलब सर? मतलब लेट से अगर हमारे पास 3 है तो अगर उसको 100% हाँ इंक्रीज हाँ कर रहा हूँ वो तो वो 6 हो जाएगी। सही। तो हम ऐसे भी चलो करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसका, लेकिन लेट्स सी। 6 हो गई, 100% हो गई। 100% जब इसको मैंने बढ़ाया तो क्या आंसर आ रहा है? 13.5 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। कितना आ रहा है जैद? एक सेकंड सर। 0.0625 फ्रैक्शन में बताना। फ्रैक्शन या में। चलो हाँ सही है, 0.0625, ये कह रहे हो? यस। अच्छा, प्रीवियसली कितनी थी? प्रीवियसली 0.5 थी, देखो ऊपर। जी सर। तो चेंज कितना आया? 5 माइनस 0.0625, फिर नीचे कर देंगे अपॉन ओरिजिनल विच इज 0.5। ये कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? यस ओल्ड माइनस वाला लगाना। हाँ बिल्कुल। और अब डिवाइड बाय 0.5 कर देंगे, इससे आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है? और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन। हाँ जी जैद बताओ, जवाब दो। 87.5, ठीक है, सही आंसर है। समझाऊं आप लोगों को? एक दफा गो थ्रू दे दूंगा बस शुरू से। गो थ्रू दे देता हूँ, चलो ठीक है। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, उसके अंदर जो जी डाला है हम लोगों ने, जी को 100% बढ़ा दिया इन्होंने। जी को 100% बढ़ाने से क्या हुआ? हमने एक वैल्यू ले ली। ये बात सही जैद ने करी कि सर हम ओरिजिनल वैल्यू ले लेते हैं पहले की पुरानी, तो उससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। यू कैन टेक एनी वैल्यू, निकल जाएगा। तो ऊपर वैल्यूज दी हुई थी तो क्यों ना हम उन्हीं से निकाल लें। अच्छा, हमने क्या कर लिया? जब हमारे पास प्रीवियस वैल्यू 3 दी हुई थी, हमने उसको 100% इंक्रीज किया। 100% इंक्रीज का मतलब है जितनी वैल्यू उसको डबल कर दिया। कोई चीज 100% इंक्रीज हो जाए इसका मतलब वो डबल हो जाती है। तो 3 से वो कितनी हो गई? 6 हो गई। हमने 6 को इनपुट किया और एफ की न्यू वैल्यू निकाली। जब हमारे पास एफ की न्यू वैल्यू भी मिल गई तो हमने प्रीवियस वैल्यू के साथ उसका चेंज देख लिया कि कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज कितना आ रहा था हमारा? जो भी आ रहा था 0.5 माइनस 0.0625, उसको हमने ओरिजिनल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल ली ऑफ द चेंज इन एफ। ठीक है। सर फॉर्मूला ये होता है ना। कौन सी वाली बात? अच्छा बता देता हूँ आपको ये चीज। इस चीज पे एग्री करती हो कि कोई भी चीज हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको अगर हम 100% अप कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगी। या ये कैसे होती है ये बता दूं, अगर नहीं समझ में आती ये बात? ये समझ गए? तभी हम लोगों ने 6 इसलिए इसमें डाला ताकि हम, अगर हमारे पास हम लोगों ने इसको 100% इंक्रीज कर दिया है जी को, तो उसमें एफ में क्या चेंज आ रहा है? ये बहुत सिंपल तरीके से भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेके जा रहा हूँ, बट कॉम्प्लिकेटेड तरीका ये है लेकिन लेजिट तरीका है कि आंसर बिल्कुल सही देगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो न्यू वैल्यू ऑफ जी बनी है ना, हमने उससे न्यू वैल्यू ऑफ एफ निकाल ली। तभी मैंने यहाँ 6 डाला है, ठीक है। सही है, तो आगे ये फिर इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर हमने चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलूं? जी सर मैं ये पूछ रहा था फॉर्मूला ये होता है ना ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड।
मल्टीप्लाई बाय 100। गलत कह रहे हो, न्यू माइनस ओल्ड होता है। इस न्यू हिसाब से आंसर नेगेटिव में आएगा हमारा, जो कि एक्सेप्टेबल है। नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि चेंज बताना है आपको सिर्फ। सही है। सर हमने तो यहाँ पे वो ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू किया है ना, क्योंकि हाँ मैंने चेंज को कंसिडर, मैंने वो नहीं देखा कि मैंने साइंस को कंसिडर नहीं किया। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि जब आप लोग वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो। लेकिन वैसे भी मैं क्या समझाता हूँ कि ऊपर क्या लिखा करो, न्यूमरेटर में चेंज लिखा करो कि चेंज कितने का आया हुआ है, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आए, क्योंकि परसेंटेज चेंज आइदर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट यू डोंट हैव टू शो दैट इट इज पॉजिटिव या नॉट नेगेटिव। लेट से अगर किसी को कहोगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट यार, बोलोगे मेरी इन्वेस्टमेंट यार 20% कम हो गई, तो ये तो नहीं बोलोगे ना मेरी इन्वेस्टमेंट -20% कम हो गई। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे सर अगर इसको वैसे लिखते तो 0 तो पॉइंट, माइनस में आंसर आता विच इज एक्सेप्टेबल इन मार्किंग स्कीम, डोंट वरी। ओके। अच्छा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये भी बहुत ज्यादा फेमिलियर क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 12, पता नहीं सेम तो नहीं डल गया मुझसे, ये परेशानी हो रही है मुझे, अब परेशानी होने लग गई। सर चेंज ना कर देना पीडीएफ अपना। चेंज ही करने का मूड हो रहा है, वैसी पीडीएफ को तो एनोटेट करना पड़ेगा ना, वो फातिमा कह रही थी उसके वाटरमार्क को लो करना है। नहीं नहीं एकदम सही था सर, वाटरमार्क क्या हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ना। लेकिन खैर खतरनाक क्वेश्चन तो बहुत डले हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, वैसे ही मजा आएगा आप लोगों को। बहरहाल चलो, मैंने डिफरेंट है। द मैं एरिया ऑफ द बोला ट्राइंगल इज, हाँ जी क्या कह रहे हो, बोला था आज वाला नहीं करवाएं। क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही। आई मेंट के अगर ये सेम है एकदम तो फिर ये वाला नहीं करवाएं, डेफिनेटली टेस्ट कर लिए, ये कहने का मकसद था मेरा। मैंने सेम नहीं है, सेम नहीं है, किसने कहा सेम है। मतलब जो जो टॉपिक्स मैंने उठाए हैं ना, वही टॉपिक्स इसमें डले हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम थोड़ी है। तो सर अब्दुल्ला के भी 100 आने चाहिए ना, 100। अब्दुल्ला के आएंगे इंशाल्लाह, अब्दुल्ला ने कहा है कि वो जान मारेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 12 मीटर स्क्वायर, करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का एरर है, 0.5 की लिमिट्स है। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 5.7, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 5.7 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1। ठीक है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होती है। एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, गिवन है। अगर मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करता भी हूँ तो समझो, अगर इस फॉर्मूले को, तो इसका फॉर्मूले का जो बनेगा वो ये बनेगा। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है, तो ये बन जाएगा अपॉन बेस। अगर मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट चाहिए, इसका मतलब मुझे लोअर बाउंड चाहिए, और अगर लोअर बाउंड चाहिए तो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमिनेटर छोटा। तो हमारी जो बेस है उसको और बड़ा कर दो, और हमारा एरिया उसको और छोटा कर दो। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया को हम लोग और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11.5, और इसका लोअर बाउंड ले लेंगे एरिया का, और बेस का हम अपर बाउंड ले लेंगे। 0.1 है लिखा हुआ है, 0.1 का एरर है, 0.05 की लिमिट्स है, तो उसको बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 5.75 इक्वल्स हाइट। सर ठीक। ये आप 2 उधर जाके आपने वो करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि अपर बाउंड कब किस में लेना है, लोअर बाउंड किस में ले रहा है। हमारा आंसर आ रहा है h इक्वल्स टू 4। ये लीस्ट पॉसिबल आंसर है, इससे छोटा आंसर नहीं आ सकता। सही है। चलो लास्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The diagram shows the frustum of a cone. A frustum has a base radius of 0.6 and a vertical height of 0.48। फ्रस्ट्रम पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने। फ्रस्ट्रम किसे कहते हैं, कि एक पूरा कोन है, उसको उसका जो पॉइंट पार्ट है उसको आपने तोड़ दिया है, निकाल दिया है, उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको फ्रस्ट्रम कहते हैं।
The frustum has a base radius of 0.6 and a vertical height of 0.48. The frustum has a base radius of, ठीक है दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है. The vertical height of the original cone, पूरे कोन की 1.44 मीटर है. क्या चीज नहीं गिवन, आप लोग ऑब्जर्व करो, क्या चीज नहीं है रेडियस आप लोग. ऊपर वाले रेडियस नहीं गिवन है ऊपर वाले का. जी बिल्कुल. सिमिलैरिटी और लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया मांग रहे हैं. अब जरा इसको प्लान करते हैं. पहले बताओ टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीजें मौजूद, क्या क्या सरफेसेस हैं, कितनी सरफेसेस हैं इसकी. जी है सर टोटल। सही है. एक हमारे पास कर्व सरफेस होगी एक लाइक ऊपर- दिस, जी एक ऊपर का सर्कल होगा और एक नीचे सर्कल होगा. जी तो ये 3 सरफेसेस हैं. नीचे का सर्कल का एरिया तो मैं निकाल दूंगा. कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा जो पार्ट माइनस हो गया है, निकल गया है, और फिर ओवरऑल पूरे उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये रिमेनिंग पार्ट का आपका कर्व सरफेस आ जाएगा. अब बात रह गई सिर्फ ऊपर वाले की. ऊपर वाले के लिए रेडियस चाहिए होगा, उसकी वर्किंग करनी है, वो सिमिलैरिटी से मिलेगा. तो क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, दोबारा दोबारा समझा देता हूँ कि कितनी सरफेसेस हैं. एक ये है, एक ये है, और एक कर्व सरफेस है. कर्व सरफेस निकालने के लिए पूरा कर्व सरफेस ऑफ द कोन निकालना पड़ेगा, पूरे कोन का. फिर जो ऊपर से काटा हुआ है, निकाला हुआ है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, बट माइनस करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम आ जाएगा. यही बात समझ में आई सबको? यस अब्दुल्ला. जी सर। और ऊपर के सर्कल और नीचे के सर्कल का फिर एरिया निकालना है. अब ऊपर के सर्कल का जो रेडियस है वो नहीं गिवन है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी. सबसे पहला काम अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी निकालनी है. ऊपर के कोन का, जो कोन का पार्ट निकाला हुआ है, उसकी हाइट क्या होगी बताओ. हमें हाइट अगर निकालनी है तो हाइट होगी 1.44 माइनस 0.48. ऐसा ही है. यस कितनी आ रही है? सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, 1.44 के सामने 0.6 ले लें और उसकी हाइट के सामने x ले लें। 0.4 की हाइट के सामने x ले लें. नहीं देखें, 1.44 की हाइट हो गई, सही है. उसके सामने उसका रेडियस ले लिया पूरा 0.6, 0.6. ठीक है. और फिर नीचे वाला रेडियस x कर देंगे और हाइट पूरी 0.48 ले लेंगे। 0.48 फुस्टम नहीं है ना, 0.48 कोन नहीं है ना. बट अगर सिमिलर फिगर्स को कंपेयर कर रहे हो तो कोन के साथ कोन को कंपेयर करोगे ना, कोन के साथ फुस्टम को थोड़ी कंपेयर करोगे. समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? वापस समझाएं सर। देखो एक तरफ आप कह रहे हो कि ना मैं कोन की हाइट ले रहा हूँ, कोन का रेडियस ले रहा हूँ, और एक तरफ मैं फुस्टम की हाइट ले रहा हूँ, तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स थोड़ी हैं. तो सिमिलैरिटी कैसे लगा रहे हो आप? ऑन द अदर हैंड अगर आप पूरा कोन ले रहे हो और ऊपर का पार्ट अलग से ले रहे हो उसका, तो ये कंपेरेबल है क्योंकि सिमिलर फिगर्स हैं. समझ रहे हो? सर वहाँ पे भी उन्होंने मेंशन नहीं करा कि वह कौन की हाइट है टोटल 1.44। तो क्या 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 दोबारा बताओ. तो हेलो. अच्छा सर समझिए सही। समझ गए. देखो सिमिलर फिगर्स के लिए सिमिलैरिटी लगती है, क्योंकि फ्रस्ट्रम और कोन सिमिलर फिगर्स नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कोन और ऊपर का पार्ट काटा हुआ कोन को कंपेयर करना पड़ेगा. सही सही है. अब उसके लिए क्या होगी, सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी. तभी मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने हाइट की तरफ गया, मैंने बोला हाइट निकाल लेता हूँ. 1.44 माइनस 0.48, 0.96 हाइट किसकी आ रही है, ऊपर का जो कोन है, जो पार्ट निकाला हुआ है, रिमूव्ड है, 0.96 आ रही है. जी 0.96 मीटर्स. ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? अब क्या करूंगा मैं, अब मैं सिमिलैरिटी लगा देता हूं. तो ये हो जाएगा 1.44 से 0.6 और 0.96 से x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे. ये हो जाएगा आपका 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.96 अपॉन 1.44 इक्वल्स x. इसको करो सॉल्व, तो रेडियस आ जाएगा 0.4। एग्जैक्ट. यस चलो 0.4 मीटर का रेडियस आ गया ऊपर वाले सर्कल का. अब एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया के लिए तो फॉर्मूला बताओ. फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का? ऊपर। नहीं, कर्व सरफेस अच्छा एरिया क्या कह रही फातिमा?
कर से फिर होगा। पाई आर एल, बिल्कुल सही है, जी सर। बिल्कुल सही है, गुड। पाई आर एल लेना पड़ेगा। तो एल निकालनी पड़ेगी। अब ये एल क्या होती है? स्लांट हाइट होती है, तो स्लांट हाइट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारी वर्किंग्स हैं इसके अंदर, तभी 6 मार्क दे रहे हैं ये लोग। तो अच्छी तरह प्लान करके क्वेश्चन करना है ये। 0.96 की हाइट है, इस पे बोर हो जाओगे तुम लोग अभी। 0.96 की हाइट है, 0.4 की इसके बेस आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, देखो। जी सर। और फिर पूरे कोण को कंसीडर करना पड़ेगा और वो निकालना है, या सिमिलैरिटी से निकाल लेंगे। चलो, स्लांट हाइट भी सिमिलैरिटी से निकलती है, तो हम स्लांट हाइट सिमिलैरिटी से निकाल लेंगे, बाकी कोई मसला नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, पता है आप लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? चलो, तो पहले सबसे पहले क्या करना है अभी हम लोगों को? हाई पॉट एल इज इक्वल्स टू 0.96 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, ये मैं निकाल रहा हूँ स्लांट हाइट ऊपर वाले का, छोटे वाले कोण का। निकालो। अंडर रूट भी कर लिया फातिमा? करो। इसके आगे क्या है 1.04 के? इतना ही है सर। एग्जैक्ट आ रहा है? आया है। जी सर। अच्छा चलो खैर, ये हो गया। ये किसका निकाला है आपने? ये निकाली है स्लांट हाइट। अब मुझे अगर पूरी स्लांट हाइट चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा? सिमिलैरिटी लगा लो, इसके अंदर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रेडियस के साथ की सिमिलैरिटी लगा दो कि अगर 0.6 रेडियस है तो स्लांट हाइट नहीं पता, और अगर 0.4 रेडियस है तो स्लांट हाइट 1.04 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलैरिटी लगा दी मैंने स्लांट हाइट के लिए। 0.6 इसलिए लिया है, 0.6 अगर मैं ये रेडियस ले रहा हूँ 0.6, ये ले रहा हूँ 0.6 रेडियस, तो मैं हाइट पूरी ले रहा हूँ, सॉरी स्लांट हाइट ले रहा हूँ पूरी, जो मुझे नहीं पता। और अगर मैं 0.4 रेडियस ले रहा हूँ तो स्लांट हाइट कितनी ले रहा हूँ? इतनी ले रहा हूँ, जो मुझे पता है। देखो, 0.4 में मुझे स्लांट हाइट पता है, 0.6 से मुझे स्लांट हाइट नहीं पता। सिमिलरिटी लगा रहा हूँ, ठीक है। जी, फिर टोटल स्टैंड हाइट को नीचे स्टैंड हाइट से माइनस कर ताकि दें। मेरे पास टोटल स्लांट हाइट आ जाए। फातिमा, समझ में आया? ये निकालो, सॉल्व करो। थ्री पॉइंट वन टू मेरे पास डिफरेंट क्यों आ रहा है? 0.6 वन 1.04 डिवाइडेड बाय 0.4, 1.56 कह रही हो? जी। सही है, सही है, गुड है। ये भी निकल गया हमारा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब बहुत आराम से निकलेगा। अब प्लानिंग सारी हो गई, सारी सारी क्या कहेंगे उसको, डायमेंशंस मिल गई हम लोगों को। अब हम लोग को सिर्फ वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है? इजी वर्किंग करनी है। अब आप लोग बोलोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन। ऑर्गेनाइज वे में करोगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्होंने जगह बहुत कम दी हुई है, मैंने फैला फैला के किया। आप लोग ऑर्गेनाइज वे में करोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया। पाई आर एल लेना है, पाई रेडियस अगर R1 ले रहा हूं तो L1। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का कोण का ले रहा हूँ, बड़े वाले का रेडियस क्या है? 0.6, बड़े वाले की पूरी स्लैंट हाइट अभी अभी हम लोगों ने निकाली है 1.56। तो पाए रेडियस क्या लूंगा? 0.6, और लेंथ क्या लूंगा? 1.56। इसको सॉल्व करो, पाए को सॉल्व नहीं करना अभी। करो सॉल्व, पाए को सॉल्व नहीं करना। 0.936। ठीक है, गुड। अब आप निकालोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन दैट इज रिमूव्ड। उसके लिए क्या लेंगे? पाए रेडियस क्या होगा उसका? 0.4, और एल क्या होगी उसके लिए? उसके लिए ये भी लिख सकते हो, पाए R2 और L2। तो पाए रेडियस लोगे उसके लिए 0.4, एल की जगह लिख दोगे, हम लोगों ने क्या निकाली थी? 1.04, तो 1.04 ले लो। ये निकालो। ठीक है, ये आपके दोनों के
कर्व सरफेस एरियाज आ गए। अगर आप लोग दोनों को माइनस कर दोगे, टोटल से माइनस कर दोगे, टोटल कर्व सरफेस एरिया माइनस ऊपर का कर्व सरफेस एरिया, तो आप लोग का क्या निकलने वाला है? फुस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया। आई बात समझ में? थोड़ा सा लेंदी हो गया है ये। जी सर। हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फुस्ट्रम इक्वल्स टू 0.936 पाई माइनस 0.416 पाई। ये बताओ कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट फाइव टू पाई। यस। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इजी गेम है। अब एरिया ऑफ टॉप सर्कल, टॉप का रेडियस क्या था? याद हो गया होगा अब तक तो, 0.4। ये हो जाएगा पाए 0.4 स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, पाए 0.6 स्क्वायर। कितना आ रहा है दोनों को बताओ, दोनों का बताओ। 0.64 पाए और ऊपर वाले का 0.16। सॉरी, ऊपर वाले का 0.16 पाए और नीचे वाले का 0.36 पाए। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स 0.52 पाए प्लस 0.16 पाए प्लस 0.36 पाए। तभी पाए सॉल्व भी करवाया था कि कितनी आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड में हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर परफेक्शन की तरफ भी जाएगा। राइट। 1.04 पाए। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय पाए। जी कितना हो रहा है? 1.04। 3.267। जी। राउंड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, 27। 3.27 मीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया होता है इसका। थोड़ा सा लेंथी था ये, थोड़ा क्या ज्यादा लेंथी था काफी। सर मुझे 1 मिनट क्वेश्चन दिखाएंगे? हाँ देख लो देख लो। सर इससे थोड़ा आसान मेथड है। देखो मेथड ये बहुत आसान है, लेकिन ये लेंदी है। ये लेंदी की वजह से बोर हो गए होगे इस क्वेश्चन में, वरना ये क्वेश्चन कोई इतना इतना कोई खतरनाक नहीं है। और इसके अलावा कोई और मेथड भी नहीं है। मेथड ये था कि हाइट निकालो, हाइट निकालने का कोई काम नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनती। क्यों नहीं बनती लॉजिक हाइट की? क्योंकि हाइट वॉल्यूम के लिए काम आता है, वॉल्यूम निकलवाना नहीं था इन्होंने। तो इन्होंने प्ले क्या किया है, इन्होंने स्लांट हाइट नहीं दी हुई, हाइट दी हुई थी, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ रहा है। सर सर जी अगर मैं इसको ऐसे लेके करूँ कि पहले मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया फ्रस्टम का। कैसे निकालोगे? नहीं, वही जैसे आपने बताया, मतलब ऐसे ही करना है ना कि मैं बता रहा हूँ जैसे आपने करा, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अच्छा 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 कि अच्छा। पहले हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। सही है। सही है। कस्टम का ऊपर वाले से माइनस करके टोटल, पहले टोटल निकाला, फिर नीचे वाले का निकाला, टोटल में से ऊपर वाले का माइनस कर दिया तो नीचे वाले का आ गया। सही है। सही है। उसके बाद फिर हमने जो छोटा वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल दोनों का रेडियस वो निकाल लिया, अलग अलग कर निकाल लिया ना और एरिया ऑफ फिर तीनों सर्कल। को प्लस कर लिया तो आ जाएगा आंसर। ऐसे ही करा ना हमने? हाँ हमने यही तो किया है। जी, बस ये एक दफ़ा पूछना था। सही है, हमने यही किया। हमने भाई देखो, मैं एक दफा इसको समराइज कर दूं इस क्वेश्चन को, 6 मार्क वो आराम से इस तरह नहीं देंगे, जाहिर है ये थोड़ा लेंदी जाएगा। तो बहरहाल देखो, सुन लो एक दफा दोबारा। पूरा का पूरा फ्रस्ट्रम है, ऊपर से कटा, नीचे फ्रस्ट्रम है, पूरा कोन है, ऊपर से काटा हुआ है उसको। इन्होंने गेम क्या किया हुआ था, इन्होंने डायमेंशंस भी पूरी नहीं दी हुई थी। तो आपको सबसे पहला काम था कि यार सारी डायमेंशंस तो पूरी करें। अब पूरी डायमेंशंस कैसे करेंगे? आप लोगों को क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए आप लोगों को स्लांट हाइट चाहिए, और ऊपर रेडियस भी नहीं गिवन था। सबसे पहले मैंने हाइट की मदद से निकाला रेडियस, सिमिलैरिटी की मदद से। ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, जब रेडियस मिल गया मुझे, उसके बाद मैंने देखा कि यार पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ऊपर के कोण में। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने क्या निकाल लिया,
मैंने स्लांट हाइट निकाल ली, स्लांट हाइट निकाल के मैंने दोबारा से सिमिलैरिटी लगाई ताकि मुझे पूरी की पूरी स्लांट हाइट मिल जाए। जब पूरी स्लांट हाइट मिल गई, ऊपर वाले की भी स्लांट हाइट मिल गई जो कट की करके रिमूव किया हुआ था, तो मैंने दोनों का पाई आर एल लगा के कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। फिर मैंने इनको माइनस करा ताकि मुझे कर्व सरफेस ऑफ फुटस्ट्रम मिल जाए। फिर मैंने देखा इस फुटस्ट्रम को ऑब्जर्व किया तो ये नीचे से और ऊपर से सर्कल से बंद है, तो मुझे सर्कल भी निकालने पड़ेंगे, एरिया ऑफ सर्कल्स निकालने पड़ेंगे ऊपर और नीचे के। एट द एंड मैंने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फुटस्ट्रम, एरिया ऑफ सर्कल 1 एंड एरिया ऑफ सर्कल 2, तीनों को ऐड किया, पाई को सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा। ये है आसान, मुश्किल नहीं है, बस लेंदी बहुत है। आ गई जी बात समझ में? यस। तो ये था ओवरऑल पेपर। एंड में शुरू में बहुत आसान था, एंड में बस इसने लेंदी करके बोर कर दिया। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, आसान था। स्पेसिमेन पेपर भी है, एक और भी स्पेसिमेन रिलीज हुआ है, पता नहीं वो एक बच्चे ने भेजा है, अल्लाह करे वो मिल जाए तो अच्छा है, वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना।